नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह के 11 बज चुके हैं। हम फिर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। तस्वीर होगी पार्लियामेंट से, जहां पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के निशाने पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। पहले सदन की कार्रवाई की लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें। मैं सदन की ओर से श्रीमान डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्बसानी जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned. माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये सदन के माध्यम से भी और फ्लोर लीडरों की मीटिंग में भी आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही तय होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ जबरदस्त हंगामा हुआ। 11:02 का समय हो रहा है। मात्र 2 मिनट की कार्रवाई और पिछले कई दिनों से यही तस्वीर आपके सामने है, जहां पर जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। मॉनसून सत्र का ये अगला हफ्ता है। अगले हफ्ते का भी आज का गुरुवार का दिन है। कल लोकसभा में पेपर लीक बिल के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और लोकसभा से बिल पास भी हो गया। लेकिन राहुल गांधी के इडियट वाले बयान के साथ साथ अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर इस वक्त सरकार राहुल गांधी पर, विपक्ष पर हमलावर है और राहुल गांधी से माफी की डिमांड कर रही है। तो वहीं आज विपक्ष का तेवर 2 फ्रंट पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है कि आखिर गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हमलावर है। जंतर मंतर पर तो संग्राम थम गया, लेकिन 20 जुलाई को पुलिस एक्शन को लेकर संसद में संग्राम तेज होता जा रहा है। संसद में आज भी इस मुद्दे पर जमकर बवाल हो रहा है। इसकी झलक संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले भी दिखी और शुरू होते ही दिखी। विपक्षी सांसदों ने ऑर्डर किसने दिया के बैनर पोस्टर के साथ संसद भवन में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी कल गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग चुके हैं, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ गई है। वहीं राहुल गांधी ने संसद मार्च के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। साथ ही वो कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच चाहते हैं। राहुल ने कल लोकसभा में दावा किया था कि 20 जुलाई को छात्रों पर अमित शाह के आदेश पर फायरिंग की गई थी। राहुल ने जब ये आरोप लगाया तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनसे सबूत देने को कहा। आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश हो रहा है। इस पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं और आज जब इस बिल पर चर्चा राज्यसभा के अंदर की जाएगी तो जाहिर बात है वही सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे जो सवाल कल नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से उठाए जा रहे थे। आप देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है विपक्षी सांसदों की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी इसमें है। वहीं चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी एग्रेसिव नजर आ रही है। प्रतीकात्मक तौर पर दान पेटी लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आज दूसरे दिन पहुंचे हैं। कल भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी और प्रतीकात्मक तौर पर ये आरोप या फिर ये विरोध जताया जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के लिए
जिम्मेदार सरकार को जवाब देना चाहिए। पेपर लीक के साथ साथ समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी सदन के अंदर गूंजे, इस पर भी चर्चा हो। इसलिए समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद लामबंद होकर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ ऑर्डर किसने दिया, ये बड़ा सा बैनर आप देख रहे हैं। ऑर्डर किसने दिया का मतलब सीधा सीधा ये है, जो कल नेता विपक्ष ने कहा था कि छात्रों पर फायरिंग का ऑर्डर अमित शाह ने दिया, गृह मंत्री ने दिया, जिस पर काफी बवाल हुआ था। और आज भी यही बैनर पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद संसद परिसर में हैं और इस पर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। जो बैनर पोस्टर हैं वो भी विपक्षी सांसदों के हाथ में है और आज जब राज्यसभा में चर्चा की जाएगी तो उसमें हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अमित शाह ने छात्रों पर फायरिंग का आदेश दिया और इसी पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संसद में बिना ऑथेंटिकेट किए यानी कि बिना सबूत दिए कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। उन्हें सबूत देना होगा या फिर माफी मांगनी होगी। संसद में घिरने के बाद राहुल गांधी ने अपना रुख बदला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिना गृह मंत्री की इजाजत के पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी इनको जाना है। और आइए सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां एंटी पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। जनहित में एक विषय सदन में उठाना चाहता हूँ। हमारी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है जो भूटान सीमा तथा कॉरिडोर के निकट स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को हवाई अड्डे पर निर्भर करना पड़ता है। निकटवर्ती नागरिक हवाई अड्डे अभाव एवं स्थानीय निवासी, चाय बागान के श्रमिक, विद्यार्थियों, पर्यटक एवं रक्षा कर्मियों तथा व्यापारिक समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने हासीमारा को उड़ान योजना के अंतर्गत चिन्हित किया है। पूर्व में हासीमारा कोलकाता मार्ग का आवंटन भी किया गया, किंतु संबंधित एयरलाइंस की परिचालन बंद होने के कारण यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि विमान सेवा के लिए सिविल एन्क्लेव स्थापित करने हेतु 38 एकड़ भूमि की आवश्यकता है तथा यह परियोजना भूमि हस्तांतरण एवं वैदिक स्वीकृतियों के पूर्ण होने पर निर्भर करती है। इस बजट सेशन में नया सरकार का जो बजट हुआ, तो आप ये दो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। संसद भवन में किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, बैनर पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद पहुंचे हुए हैं, तो राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद राज्यसभा में आज इस पर चर्चा होनी है और चर्चा का स्वरूप कैसा होगा और चर्चा का आगाज कैसा होगा वो तो राज्यसभा से आ रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से राज्यसभा के अंदर भी जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है, जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। और विपक्ष का रुख क्या है वो संसद परिसर से आ रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद एक साथ इकट्ठा होकर दो मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुद्दा वो जिसे लीड समाजवादी पार्टी कर रही है, ये चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, और एक मुद्दा है पेपर लीक का, जिस पर कांग्रेस बड़ी एग्रेसिव नजर आ रही है। हालांकि एंटी पेपर लीक बिल कल लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि
पेपर लीक के लिए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आखिरकार छात्रों के साथ बर्बरता किसके आदेश पर की गई। छात्रों पर कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया जा रहा है और यह आरोप सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया जा रहा है। पैलेट गन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। चीनी मिल को खुलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चली नहीं। वहां चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के लोग लंबे समय से मान्यवर आंदोलन चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत मान्यवर ये है कि वर्षों तक उनका पेमेंट नहीं होता है। 1200 करोड़ रुपए किसानों का, 1200 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है सर। अब आपने आम आदमी पार्टी का मुद्दा भी सुन लिया। राज्यसभा में इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोल रहे हैं। इस वक्त पैलेट गन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले लोकसभा में कहा कि अमित शाह ने छात्रों पर फायरिंग का आदेश दिया। संसद के बाहर उन्होंने बयान दिया कि या तो अमित शाह ने फायरिंग का आदेश दिया या उन्हें कुछ पता ही नहीं था। दोनों ही मामलों में उन पर सवाल उठते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे तो उनके सुर बदल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि गृह मंत्री के आदेश के बिना पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वहीं रामगोपाल यादव का भी सरकार पर अटैक सामने आया। सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप रामगोपाल यादव ने लगाया। कहा कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह जिम्मेदार, दिल्ली में चली तो प्रशासन ने चलवाई। सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहां चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। और इस वक्त प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सेफ्रन कर दी, ऑरेंज सेफ्रन में रंग दी गई है हमारे हॉकी के खिलाड़ियों की, और जो पूर्व खिलाड़ी उन्होंने इस पे खड़ा है। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सब ने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जंतर मंतर पर सच की लड़ाई लड़ी गई। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल के समर्थन में सामने आया ममता गुट भी, और कहा कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सौगत राय ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो ठीक ही कहा है।
मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस बारे में राहुल गांधी को। जो बोला है ठीक बोला है, इसको कोई सवाल ही नहीं उठता माफी मांगने का। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अमित शाह पर कपिल सिब्बल ने भी अटैक किया है। अभी तक अमित शाह चुप क्यों हैं? उन्होंने पूछा मंजूरी नहीं होती तो कहते गलत हुआ है। पैलेट गन की अनुमति किसी ने तो दी होगी, और वो कौन है, इस पर अमित शाह चुप क्यों हैं? अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। देर राम भक्तों के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इनके पिताजी कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, तो अपने आप को देखें। बाबा एक प्रश्न है मेरा, एआईएमएम का राम विरोधियों को राम मंदिर, राम भक्तों के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इनके पिताजी के। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे 3 राज्यों की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की, जहां वोटिंग जारी है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजालपुर विधानसभा सीट पर पिछले 4 घंटे से वोटिंग जारी है। अभी तक 3 जगहों पर करीब 15% वोटिंग होने की खबर है। बांकीपुर के हाई प्रोफाइल चुनाव में 3,89,000 मतदाता तय करेंगे कि यहां बीजेपी का 1995 से जारी जीत का सिलसिला कायम रहेगा या पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर बीजेपी के किले में सेंध लगाएंगे। तो वही एमपी की दतिया सीट का उपचुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। इसके अलावा गुजरात की मंजालपुर सीट पर बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल और कांग्रेस के भीखा भाई रबारी के बीच जंग है। आज जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें बांकीपुर बीजेपी के लिए साख का सवाल है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के अपने गढ़ में हो रहा है। इस सीट पर नितिन नवीन और उनके परिवार का एक छत्र राज रहा है। 1995 से बीजेपी इस सीट से लगातार जीतती आ रही है। पहले नितिन नवीन के पिता 1995 से 2005 तक रहे और फिर 2010 से उनके बेटे नितिन नवीन लगातार जीतते रहे। और अब बीजेपी ने इस सीट से युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा पर दांव खेला है। बांकीपुर के लोगों का कहना है कि विकास यहां का मुख्य मुद्दा है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब यहां के वोटर्स से बात की तो जेनजी के आंदोलन के असर को लेकर उनकी राय बटी हुई नजर आई। विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई। हमारे साथ वोटर हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ, मैंने डाल दिया है। अच्छा, तो ये बताइए क्या सोच कर डाला, मुद्दे मन में क्या थे? तो मुद्दे तो विकास का ही रहता है। हम लोगों ने पटना का जो विकास देखा है उसी के आधार पर हम लोगों ने वोट डालने का निर्णय लिया है। अच्छा, लेकिन यहाँ इस बार प्रशांत किशोर भी चूंकि मैदान में आए हैं, उसके बाद माना जा रहा था मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। प्रशांत किशोर ठीक है, वो आदमी सही है जो भी हो, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा प्रयास सामने नहीं आया जिससे लगे कि वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए इसके लिए कोई बात कर रहे हो। वो बात ही कर रहे हैं, मैंने काम नजर नहीं आया है उनका। आपके मन में, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? महिला के लिए बहुत सुरक्षा है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग खुशी महसूस करते हैं। हर मामले में हम लोग ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा अच्छा हो गया है हम लोग के लिए। लेकिन अभी जो हाल में एक छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद कहा गया कि कुछ माहौल बदला है, तो आपको लगता है चुनाव में इनका भी कुछ असर होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसमें कुछ ऐसे भी आदमी घुसे हुए थे कि जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। बड़ी खबर आपको दे दें, बांकीपुर पटना की शहरी सीट है जहां कई हाई प्रोफाइल नेता वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। आज बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बांकीपुर में वोट किया।
उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने। जी, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। प्रशांत किशोर भी चूंकि मैदान में आ गए हैं। लोकतंत्र में हर को चुनाव में आने का अधिकार है महाराज, लेकिन बांकीपुर की जनता भी जानती है उनको किसके साथ खड़ा होना है। मैंने वोट दिया है, मैं 20 साल से यही वोट करता हूं और बांकीपुर की जनता ने अपने क्षेत्र का विकास देखा है, जनता का विश्वास देखा है। नीतीश जी का काम, सम्राट जी का काम, नितिन नवीन जी जब विधायक रहे उनका काम, सांसद के रूप में मेरा काम, इतने जो आजकल पटना में फ्लाईओवर बने हैं, जो वंदे भारत चल रही है, जो पटना हवाई अड्डा बन गया है और काम हो रहे हैं, मरीन ड्राइव है, तो ये देखा है लोगों ने। कई लोगों को ये लग रहा है कि अभी हाल ही में जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसका असर भी इस चुनाव पर देखने को मिलेगा। देखिए, छात्रों का हम सम्मान करते हैं, इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। मुकाबला किससे लग रहा है वो आप तय करिए। हम लोग की प्रभावी निर्णायक जीत होगी। जहां तक मुझे लगता है अधिक मुकाबला आरजेडी से होगा। पिछली बार से अधिक मतों से जीतेंगे या उस? बिल्कुल बिल्कुल। बांकीपुर में वोटिंग के बीच प्रशांत किशोर ने पुलिस पर जनसुराज के नेताओं को अरेस्ट करने का आरोप भी लगा दिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि 16 से ज्यादा जनसुराज के नेताओं को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद नेताओं के दानापुर शिफ्ट किया गया है नेताओं को। पीके ने आरोप लगाया है कि पुलिस सरकार की मदद कर रही है, सरकार घबरा गई है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज़्यादा जनसुराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया, उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्क़त के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का ये इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। आज मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है और वोटिंग चल रही है। दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के घनश्याम से है। दतिया सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जीतते रहे हैं, ये उनका गढ़ रहा है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने जमकर बवाल किया था। आज नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस का ये हताशा का, निराशा का परिचय है। जब वो हारती है तो कोई ना कोई आरोप तो लगाती ही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के पक्ष में मतदान करेगी जनता। अभी अभी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। प्रदेश सरकार ने आखिरकार किसानों को मना लिया है और एक बहुत बड़ा संकट टल गया है। भोपाल में किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। 3 दिन के बाद मोहन सरकार ने किसानों की मांगे आखिरकार मान ली है। किसानों ने सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। 3 मंत्रियों के समूह ने किसानों से वार्ता की। मध्य प्रदेश सरकार अब 25% की जगह 60% मूंग की खरीद किसानों से एमएसपी पर ही करेगी। साथ ही ई टोकन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। मूंग किसानों का हुजूम सीएम आवास का घेराव करना चाहता था। पिछले 3 दिन से वो भोपाल में डेरा डालकर बैठा था। हजारों किसानों को पुलिस ने रोक रखा था। किसान हर हाल में सीएम मोहन यादव से मिलना चाहते थे। सीएम से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मंत्रियों के समूह ने किसानों से वार्ता की। कृषि मंत्री अदल सिंह कसाना, मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौड़ ने किसान नेताओं से बात की और उनकी मांगे मान ली गई। मूंग उत्पादक किसान खरीद के कोटे को लेकर नाराज थे। साथ ही खाद के लिए जो ई टोकन सिस्टम है उसे लागू किया गया था।
किसानों की जो अहम मांगे थी वो सरकार ने मान ली हैं। आपको बताते हैं कि किसान क्यों गुस्से में थे और कौन कौन सी मांगे सरकार ने मान ली हैं। भोपाल में किसानों ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है। कृषि मंत्री के साथ किसानों की वार्ता हुई। सरकार ने मूंग खरीद का कोटा 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। स्लॉट बुकिंग की लास्ट डेट 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। साथ ही ई टोकन सिस्टम भी खत्म कर दिया है। किसानों से वार्ता जो हो रही है उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। अब आइए सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं। जेपी नड्डा डिस्कशन करने वाले वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी, लेकिन इनकी आदत है कि ये हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। मैं विपक्ष की भूमिका की तीव्र भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे। श्रीमान बाबूराम निषाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मेरा फोटो है। आज मैं तो आपने जेपी नड्डा को सुना। जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है वो निंदनीय है। विपक्ष ये चाहता है कि सिर्फ हंगामा हो, तो ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को सुनना होगा, विपक्ष को हंगामा छोड़ना होगा। दरअसल ये तकरार इस बात को लेकर है कि विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरकार किसके आदेश पर किया गया। इसी को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है और सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने खड़े होकर यह बताया कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को सुनना होगा। यह तरीका ठीक नहीं है जो इस वक्त विपक्ष की तरफ से अपनाया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी में चुनाव करीब 6 महीने बाद होने हैं, लेकिन सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। अब भदोही के नाम पर सियासी संग्राम हुआ है। यूपी में नाम बदलने को लेकर योगी और अखिलेश यादव में जुबानी जंग तेज हो गई है। योगी ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया है, जिस पर अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने वाली राजनीति अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि यूपी की जनता सरकार बदलने जा रही है। योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी ने संत रविदास नगर का नाम बदलकर पाप किया था। हमारी सरकार फिर से भदोही का नाम संत रविदास नगर करने जा रही है। इस पर आप सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। पिछले 10 साल से हम नाम बदलते हुए देख रहे हैं। जो लोग भगवान का नाम बदल दें, भगवान विष्णु का नाम बदल दें, उनसे क्या उम्मीद करोगे? ये नाम बदलने वाला खेल बंद होने जा रहा है। जनता तैयार है अपनी सरकार बदलने के लिए। दरअसल 2 दिन पहले योगी भदोही में थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोला था। संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किया गया था, ये आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया था और कहा था कि तब अखिलेश ही सीएम थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, सुनिए। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था। सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भदोही के नाम पर सियासत कोई नई नहीं है। आपको बता दें कि कब कब इस जिले का नाम बदला गया है। 30 जून 1994 को भदोही जिला अस्तित्व में आया। मुलायम सरकार ने इसे यूपी का 65वां जिला बनाया। 4 दिसंबर 1997 को मायावती की सरकार आई तो इसका नाम संत रविदास नगर कर दिया गया। फिर नवंबर 1999 में बीजेपी की सरकार ने इसका नाम संत रविदास नगर भदोही कर दिया। अब फिर 2014 में अखिलेश यादव की सरकार आई तो फिर इसे भदोही कर दिया गया और अब योगी सरकार ने इसे संत रविदास नगर कर दिया है। तो कुल मिलाकर 5 बार इस जिले का नाम बदला गया है। संत रविदास नगर और भदोही के बीच में इस जिले की जनता बस नामों का ये ट्विक खेलती रही।
और आइए अब आपको सीधा गाजीपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। राष्ट्र नायकों को सम्मान इस रूप में 1000 वर्ष पहले भारत को रौंदने की दिशा से आया था एक सालार मसूद को बहराइच के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भारत के जिस महापुरुष ने, राष्ट्र नायक ने रौंद करके इस्लाम के अंडोप सबसे कड़ी सजा दी थी, वह महापुरुष कोई और नहीं, महाराज सुहेलदेव हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया, कभी कोई आयोजन नहीं होने दिया। महाराज सुहेलदेव जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए, बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद, इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बहन और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। देश के भविष्य को डुबोने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया पाप, ये पहचान के संकट के रूप में हमारे सामने था। कैसे नाम बदलते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के अंदर सुशासन का और भारत के मानबिंदों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक अभिनंदनीय कार्य किया था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए कॉलेज का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ भदोई जनपद का नामकरण इन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया, महापुरुषों को अपमानित भी किया। आज एक डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है।
आज गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण गाजीपुर में। अब गाजीपुर की चारों ओर की कनेक्टिविटी 4 लेन की, गाजीपुर से लखनऊ की दूरी अब हम 3-3.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहले इसको पूरा करने में 8 से 10 घंटे लगते थे। पता ही नहीं था गड्ढा है या सड़क है, कहीं पता नहीं। आज गाजीपुर से काशी जाना हो, गाजीपुर से लखनऊ जाना हो, गाजीपुर से गोरखपुर की ओर जाना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, वाराणसी गोरखपुर हाईवे भी है। और अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गाजीपुर को जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यहां से इसको चंदौली और चंदौली के साथ वाराणसी से जोड़ते हुए शक्तिनगर तक ले जाने का काम करेंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे गाजीपुर को कि पहचान का संकट समाप्त। पहचान का संकट अब नहीं। आज से 10 वर्ष पहले आप कहीं जाते थे गाजीपुर से बाहर, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको कहीं पे सम्मान देता भी हो, लेकिन आपने गाजीपुर का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम बोल दिया तो वह 10 कदम पीछे हट जाता था। बहनों और भाइयों, होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, किराए पे कोई रूम नहीं देता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज यूपी बदल चुका है। आज आप कहीं जाते हैं, अब पहचान का संकट नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति 10 कदम दूर है, आपने कह दिया कि भाई मैं गाजीपुर से आया हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं काशी से आया हूं, वह 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार पर डकैती डाली थी, जिन्होंने अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य किया था, जिन्होंने बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने विकास के कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं के हवाले लूट खसोट करने की पूरी खुली छूट दे रखी थी, आज वे लोग हमें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज वे हमें बोलते हैं, आज वे तमाम प्रकार के उपदेश देते हुए उपदेशक बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ। तो गाजीपुर से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान हुए तमाम गलतियों का जिक्र किया और ये बताया कि महानायकों का अपमान करते रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है। पूरे देश में कांवड़ियों के जत्थे कांवड़ उठाकर हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। हरिद्वार हो या वाराणसी, उज्जैन हो या देवघर, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। हरिद्वार में कांवड़िए लाखों की तादाद में पहुंचे हैं। उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। सीएम योगी ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया, श्रृंगार किया और उनकी आरती उतारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सावन के पहले दिन 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान है। सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी कांवड़ियों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना चल रही है।
हर हर महादेव का मंत्रोच्चार भी है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में भव्य आरती देखते ही बन रही है। वैसे तो यहाँ रोज सुबह ही बाबा की दिव्य आरती होती है, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि सावन का महीना महादेव का सबसे प्रिय महीना है और इस पूरे महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। देश भर में जहाँ जहाँ शिवालय हैं वहाँ भक्तों का तांता है। गाजियाबाद का दुधेश्वर महादेव मंदिर हो या वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम, हर तरफ भक्त भोलेनाथ की आराधना में जुटे हैं। आज के इस पावन मौके पर सीएम योगी ने भी शिव साधना की और उनसे आशीर्वाद लिया। दिल्ली और कानपुर में भी भक्तों की भीड़ शिव मंदिर में उमड़ पड़ी। काशी विश्वनाथ धाम में आज 5 लाख से ज्यादा भक्त आ सकते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। मंदिर के चारों तरफ भारी सुरक्षा लगा दी गई है। पुलिस वालों की अच्छी खासी तैनाती की गई है। अगले 1 महीने तक यहां यूं ही भक्तों का हुजूम देखा जाएगा। प्रसाद वितरण होता है, पाठ होता है और लगभग 300 लोगों की टीम है जो कुआं पे पूरी पाठ वगैरह संपन्न कराते हैं। और आज ये बहुत सालों से लगातार चला आ रहा है और सावन के हर सोमवार को फलाहार वितरण लगता है, स्टॉल लगता है पूरा। आज तो कम से कम 5 लाख से कम नहीं, 5 लाख से ऊपर ही लोग आएंगे। जी जी जी। और हाँ, हम लोग नेमी वाले, हम लोग काशी वाले हैं ना, तो काशी के लिए अलग दर्शन करते हैं। हाँ, अलग व्यवस्था भी गवर्नमेंट ने बनाई है। हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो रहा है और हर तरफ आपको कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आएंगे। देश के कोने कोने से लोग कांवड़ लेकर पैदल हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गंगा में पवित्र स्नान के साथ जल उठाकर शिवालयों तक जाएंगे। इस दौरान कई कांवड़िए तो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करेंगे। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बढ़िया आनंद में हो रहा है। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छा माहौल है और हर की पौड़ी से हम कावड़ उठाए और बड़ेसर धाम सिक्कर जो राजस्थान में मशहूर है बड़ेसर धाम, वहाँ पर हमारी कावड़ चढ़ेगी। और यहाँ का व्यवस्था और मतलब कि जो भी है ना प्रोटोकॉल के तहत सभी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छा काम लग रहा है। बहुत ही मंगलमय यात्रा रहे सभी कावड़ भक्तियों की। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बीरभूम पुलिस ने टीएमसी लीडर अनुव्रत मंडल के करीबी के घर पर रेड करके 28.5 करोड़ से ज्यादा कैश और 15 किलो गोल्ड बरामद किया है। छापेमारी में 1-1 किलो की सोने की 14 ईंटें, 100-100 ग्राम के सोने के 10 बिस्किट बरामद किए गए हैं। देर रात शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन सुबह तक चलता रहा। करोड़ों का कैश देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। नोट इतने थे कि 5 मशीनें गिनते गिनते थक गई, बंद हो गई। 35 बोरियों में घर में कैश रखा हुआ था। दरअसल पुलिस ने जिस मीनार मंडल के घर रेड की है वो रेत माफिया और स्टोन बिजनेसमैन टुल्लू मंडल का साला है। मीनार मंडल सरकारी बस ड्राइवर था, बाद में वो टुल्लू मंडल के साथ काम करने लगा। टुल्लू मंडल बीरभूम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुव्रत मंडल का बेहद करीबी रह चुका है। बीरभूम के जिस घर से 28.5 करोड़ कैश 15 किलो सोना मिला, उस घर को पुलिस ने सील कर दिया। इस कैश और गोल्ड का बंगाल के तोलाबाजी से क्या कनेक्शन है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ओंकार सरकार। बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार थाना इलाके के ये आम सा देखने वाला घर पे ही रिकवर किया गया है 28.5 करोड़ नगद रुपए, इसके अलावा 15 किलो सोना। और ये जो घर है आम सा देखने वाला, ये घर है मीनार मंडल का। मीनार मंडल एक सरकारी बस के ड्राइवर थे और उसके बाद वो रिटायर भी किए हैं। और वो टुल्लू मंडल जो कि रेत के व्यापारी है, पत्थर के व्यापारी है, इसके अलावा उनके खिलाफ लगातार ये आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि वो ये पत्थर की तस्करी करते थे, रेत की तस्करी करते थे। इसके अलावा वो जितने भी सरकारी पत्थर के टैक्स है उसको भी चोरी करते थे और उसी हिसाब से जितने भी पैसे बने थे वो अपने जो रिलेटिव है, अपने जो रिश्तेदार है मीनार मंडल के घर पर छिपा के रखे थे। तो कल से लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्च ऑपरेशन लगातार 28 घंटे से ज्यादा चला और 28 घंटे से ज्यादा चलने के बाद घर पे जितने भी मेंबर थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनका घर को फिलहाल सील कर दिया गया है पुलिस द्वारा। उनके घर के 2 गेट है, दोनों गेट पे पुलिस के तरफ से ताला लगा दिया गया है और सील कर दिया गया है।